स्वागत है एग्री योगेश चैनल में सभी लोगों का। मैं योगेश चंद्राकर और मेरे चैनल एग्री योगेश में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले, ताकि जो भी नए नए वीडियो आए वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और आप इस वीडियो में जो जानकारी है उसे अच्छे से देखिए और अपने खेती में इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए आज जानते हैं सल्फर के बारे में, बेंटोनाइट सल्फर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूं आप लोगों को, जो बहुत ही काम का है। आज हम बात करेंगे जब ठंड के मौसम में तापमान बहुत कम हो जाता है और खास तौर पर जब रात में तापमान बहुत कम हो जाता है और पाला पड़ने लगता है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फसलों को हमें ऐसे में कौन सा पोषक तत्व देना चाहिए जिससे कि इनके अंदर कोल्ड रेसिस्टेंस यानी कि ठंडा से लड़ने की क्षमता आए, कैपेबिलिटी आए या सहनशीलता आए, ताकि फसलों की वृद्धि और विकास अच्छे से हो सके। जाड़ों में हम बहुत सारी फसल उगाते हैं जिसे रबी सीजन कहते हैं। इस सीजन में गेहूं, चना, सरसों, मसूर, तिवड़ा और बहुत सारे फसलें उगाते हैं जिसे हम ठंडा सीजन में उगाते हैं। जब तापमान कम रहता है या लगातार कोहरा रहता है, पाला पड़ता है, ठंड बढ़ जाती है, तब ऐसी स्थिति में फसल की वृद्धि, ग्रोथ बहुत धीमी हो जाती है और उपज कम होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में शुरू से ही पोषक तत्वों के प्रबंधन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पौधों के अंदर इस ठंड से सहन करने की रेसिस्टेंस क्षमता आए, तो हमें शुरू से ही पौधों के लिए पोषक तत्वों के प्रबंधन में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि पौधों के अंदर इस ठंड को सहन करने की क्षमता आ जाए या इस ठंड से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक पैदा हो पौधों में या फसलों में। प्रतिरोधक क्षमताएं कैसे बढ़ाएं, इसे चलिए आज जानते हैं इसी के बारे में। फसलों में 17 पोषक आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। इन सभी पोषक तत्वों का पौधों में अपना अपना अलग अलग वर्क होता है, काम होता है। सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, क्लोरीन, लोहा, मैग्नीज, जिंक जिसे जस्ता भी कहते हैं, तांबा, मॉलिब्डेनम और निकेल भी इसमें शामिल है। यह सभी अपना काम अच्छा ढंग से करते हैं, अच्छा तरीका से करते हैं। पौधों में सभी पौधों का वृद्धि और विकास अच्छा ढंग से होता है। इन्हीं पोषक तत्वों में से एक पोषक तत्व है सल्फर, जिसे गंधक के नाम से भी जाना जाता है। सल्फर का पौधों में बहुत सारे महत्व है, जैसे पौधों में प्रोटीन का निर्माण करना, एंजाइम का निर्माण करना, क्लोरोफिल बनाने में सहायता करना, मदद करना, तिलहनी फसलों में पौधों के अंदर तेल बनाने में उनकी मात्रा को बढ़ाने में सहायता करना। इसके साथ साथ पौधों के अंदर सल्फर की पर्याप्त मात्रा रहती है, उचित मात्रा में रहती है, तो यह पौधों में सहनशीलता को बढ़ाता है, गर्मी के प्रति सहनशीलता लाता है, ठंडक के प्रति सहनशीलता पैदा करता है, बीमारियों और कई रोगों से लड़ने की भी शक्ति प्रदान करता है। यदि सूखा पड़ रहा है तो भी पौधों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता लाता है सल्फर। यदि भूमि के अंदर सेलेनिटी या नमक की मात्रा ज्यादा हो गई है, लवण ज्यादा हो गई है, तो इसके सुधार में भी सहायता करता है सल्फर। उसके प्रति भी सल्फर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, इसलिए बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग बुआई के समय करना चाहिए। जब भी सल्फर की कमी होगी पौधों में या पौधों के अंदर, तब उसका वृद्धि एवं विकास कम हो जाएगा, प्रोटीन कम बनेगी, एंजाइम कम बनेगा, क्लोरोफिल बनेगा बहुत ही कम मात्रा में, जिससे पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती है। और यदि तिलहनी फसल है जैसे सरसों, सूरजमुखी, तिलहनी फसल किसे कहते हैं? उन फसलों को तिलहनी फसल कहते हैं जो जिसका खाद्य तेल बनाने में उपयोग किया जाता है। जैसे सरसों हो गए, सूरजमुखी हो गए, तिल हो गए, मूंगफली हो गए, सोयाबीन हो गए, बिनौला हो गए आदि इसमें आता है। तो उसके अंदर बीजों में जो तेल की मात्रा में भी कमी आ जाती है।
अब बात करते हैं जो हमारी फसल है, कोई भी फसल हो जो ठंड में या जाड़ों में उगाते हैं, जिसे रबी सीजन कह सकते हैं हम। उस सीजन में जो फसल उगाते हैं, फसल में सल्फर का मैनेजमेंट कैसे करें जिससे ठंडा या पाला का असर फसलों में कम हो। तो शुरू में ही बुआई के साथ सल्फर या गंधक की पर्याप्त मात्रा देना चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत या बेस्ट सोर्स है बेंटोनाइट सल्फर 90%। और यदि आप बुआई के समय बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग नहीं कर पाए तो खड़ी फसल में 30 से 35 दिन या 40 दिन में हम इसको कैसे दे सकते हैं। देखिए, शुरुआत से ही तो हमको सभी पोषक तत्वों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है किसान भाइयों। सल्फर भी उसमें से एक है। तो बुआई के समय सल्फर का कोई भी स्रोत दे सकते हैं, चाहे जिप्सम हो, जिप्सम में भी सल्फर होता है। उसे मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाएं। अगर आप एसएसपी दे रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट जिसे राखड़ कहते हैं, उसमें भी 11 से 12% सल्फर होता है। तो इस खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी सल्फर होता है। उसके माध्यम से ही पौधों को सल्फर मिल जाता है। और बेंटोनाइट सल्फर तो इसका स्रोत है ही, अच्छा स्रोत। सामान्य फसलों में बेंटोनाइट सल्फर को 8 से 10 किलोग्राम डालना चाहिए 1 एकड़ में, प्रति एकड़ के हिसाब से। और गेहूं में भी 8 से 10 किलोग्राम दे सकते हैं, और तिलहनी फसलों में 12 से 13 किलोग्राम थोड़ा बढ़ा के दे सकते हैं। बेंटोनाइट सल्फर बुआई के समय देते हैं तो पौधों में सल्फर का अवशोषण होगा और पौधों की पत्तियों, तनों में धीरे से फैल जाएगा। फिर पौधों में ठंडक के प्रति सहनशीलता आएगा, प्रतिरोधक क्षमता आएगी, कैपेबिलिटी आएगी, क्षमता आएगी। लेकिन यदि बुआई के समय सल्फर नहीं दे पाए, तब हमारे पास क्या उपाय हो सकता है। यदि बुआई किए फसल 1 महीना हो गया, 30 से 35 दिन, 40 दिन हो गए और पहली सिंचाई नहीं की है, तो सिंचाई के समय आप बेंटोनाइट सल्फर दे सकते हैं 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसे यूरिया के साथ, फास्फोरस के साथ, सभी उर्वरकों के साथ मिलाया जा सकता है। और बीजों के साथ भी बुआई के समय मिलाया जा सकता है बेंटोनाइट सल्फर को। खेत में मिलाकर इसे डाल सकते हैं। फिर खेत में सिंचाई कीजिए। इससे क्या होगा, जब बेंटोनाइट सल्फर पानी के साथ नीचे जाएगा, जड़ें उसे एसओ4 सल्फेट आयन के रूप में ग्रहण करता है। सल्फर को पौधा इसी रूप में ग्रहण करता है या अवशोषण करता है। सल्फर को सीधा डायरेक्ट अवशोषण नहीं करता, जड़ें इसे सल्फेट आयन के रूप में ग्रहण करता है। सभी पोषक तत्वों को सभी पौधे अलग अलग फॉर्म में अपना अवशोषण करते हैं। जैसे धान में नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनिया फॉर्म में ग्रहण करते हैं। यह जड़ में जाना चाहिए सल्फर, और सल्फर से सल्फेट आयन बनने बहुत जरूरी है। यह प्रोसेस मिट्टी के अंदर या सोइल के नीचे बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, वो इस प्रोसेस को या प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं। तब आगे देखते हैं, तब यह सल्फर सल्फेट आयन बनाता है, तब इसको जड़ें अवशोषण करती है, ग्रहण करती है। तब यह पौधों के अंदर जाकर सभी भागों में फैलती है, जैसे पत्तियां हो गए, स्टेम हो गए, तना में धीरे धीरे फैल जाती है। और यह सल्फर को सल्फेट आयन बनने में लगभग 15 से 20 दिन के आसपास समय लग जाता है। इस सूक्ष्मजीव प्रक्रिया के माध्यम से यह सल्फर से सल्फेट आयन में परिवर्तन होता है। तो सभी पत्तियां और तना में फैल जाती है धीरे धीरे, और प्रोटीन बनता है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है, और ठंड और पाला से लड़ने की सहनशीलता आती है, शक्ति मिलती है पौधों को, तथा पौधा अपना वृद्धि एवं विकास अच्छे तरीके से करता है और हमें प्रति एकड़ उत्पादन ज्यादा मिलता है। तो इसी प्रकार की नए नए जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।